हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस और मैं आपके साथ हूँ आपके टीचर दीक्षा। हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी बुक से, ठीक है, और हिंदी मीडियम। हम कर चुके हैं भाई 1 to 8 लेसन्स विद क्वेश्चन आंसर्स विद लेसन रीडिंग, जो हमने बहुत अच्छे से आई थिंक कर लिए, ठीक है। और अगर आपको उन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज हम करेंगे 9th लेसन, जिसका नाम रहेगा सजीव एवं उनका परिवेश, ठीक है। तो आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन 9 की रीडिंग, ठीक है। जिस दिन लेसन की रीडिंग होती है, उस दिन अगर आप लेसन को ध्यान से पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन आंसर्स समझने में, उनके आंसर्स देने में और उनको लर्न करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जब लेसन रीडिंग होती है तो उसको आप थोड़ा ध्यान से किया करो, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट। पहेली और बूझो। ये पहेली और बूझो कौन है? आपके क्लासमेट्स। छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। ऐसे ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश व गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमाचल की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया, जहां बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़ एवं देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे, जो उनके मैदानी क्षेत्रों के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की एवं ऊंट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्रित किए। अंत में वे पुरी गए और उन्होंने समुद्री तट से सैर की और वहां कैजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्होंने अचानक एक विचार किया। ये सभी स्थान एक दूसरे से भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत उष्ण एवं शुष्क तथा कुछ स्थान आर्द्र थे, परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारी जीव मतलब की सजीव वस्तुएं थी। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहां कोई भी जीव नहीं पाया जाता। बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया। घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजों को देखा। उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहां किसी न किसी प्रकार के जीव न पाए जाते हों। पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख मुहाने से भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला। ये देखिए, ये है पहेली और ये है बूझो। ये दोनों इधर बैठ के क्या कर रहे हैं? सजीवों के लिए खोज कि कोई ऐसी जगह है जहां पर सजीव नहीं पाए जाते, ठीक है। अब इनके दिमाग में क्या क्वेश्चन है कि क्या कोई संसार में ऐसी जगह है जहां सजीव नहीं पाए जाते। 9.1 सजीव एवं उनका परिवेश। पहेली एवं बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी, वहां किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊंट, पर्वत पर बकरी एवं याक, पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियां थी, जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन्न थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था? उनका परिवेश भी एक समान था, ठीक है। जब ये अलग अलग जगह पर घूमे तो इनको क्या दिखाई दिया कि जगह अलग अलग थी, वहां सजीव भी सब जगह पे थे, लेकिन जो सजीव थे वो अलग अलग तरीके के थे, ठीक है ना। मरुस्थल में ऊंट उन्होंने देखे, पुरी के समुद्र तट पर उन्होंने केकड़े और बहुत तरह की मछलियां देखी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि सजीव तो हर जगह है, लेकिन वो अलग अलग प्रजातियों के हैं, और पौधे भी क्षेत्रों के हिसाब से, विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से विभिन्न प्रजातियों के पाए जाते हैं। तो अब हम करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट। आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं एवं वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों एवं वस्तुओं को आगे आपकी आएगी टेबल 9.1, उसमें लिखिए। दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाले वस्तुओं, जंतुओं एवं पौधों के नाम टेबल में लिखिए। आप इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा भी कर सकते हैं। अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापकों से भी इस विषय में विचार विमर्श कीजिए तथा तालिका में दिए गए अन्य कॉलम में विभिन्न स्थानों में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों के नाम लिखिए। आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिनमें जंतु, पौधों एवं खनिज के विषय में जानकारी दी गई है। इस सारणी में प्रत्येक कॉलम में अधिकाधिक छोटी बड़ी वस्तुओं व जीवों को सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती हैं वे शायद जीवित जंतु या पौधे न हों। संभवतः ये पौधे के भाग जैसे सूखी पत्तियां या जंतु के अवशेष जैसे हड्डियां हों।
हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा रोड़े भी मिल सकते हैं। अध्याय 5 में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि समुद्री जल में लवण घुले हुए हैं। इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती हैं। जैसे जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे, सारणी 9.1 मतलब टेबल 9.1 में कुछ और उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे। जब हम अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे तब सारणी के बारे में चर्चा करेंगे। 9.2 आवास एवं अनुकूलन। एक्टिविटी फर्स्ट में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधों एवं जंतुओं से आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? टेबल 9.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखिए। क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम में जीव बहुत अलग प्रकार के हैं? इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल व विलेय वायु का उपयोग करते हैं। तो क्या बताया है कि जंतु और पौधे जो खारे पानी के अंदर रहते हैं वो श्वास लेने के लिए जल में विलीन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म और रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। ये आपको फिगर दिखाई गई है, फोटो दिखाई गई है ऊंटों की, और ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में। ऊंट और उनका परिवेश मरुस्थल में कैसा है ये अब हम देखेंगे। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश है, मतलब कि अलग अलग हो गए ना दोनों, समुद्र और मरुस्थल। एक बहुत सूखा और एक जहां सिर्फ पानी ही पानी है। और हम इन दोनों क्षेत्रों से बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुओं ऊंट तथा मछली का परीक्षण करते हैं। ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बना देती है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता क्योंकि शरीर में जल का हाश बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। ठीक है ना। ऊंट बहुत दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है। क्यों रह सकता है? ये इतनी सारी जो इसके रीजंस थे वो ये सब है। अब जानते हैं मछलियों के बारे में। देखो, मछलियां हर टाइम क्या रहती हैं? पानी के अंदर। तो आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। ये फोटो में आपको दिखाई गई हैं, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं? इन सभी की शरीर जो है वो धारा रेखीय होता है, जिसकी चर्चा हम अध्याय 8 में कर चुके हैं। धारा रेखीय कौन सा होता है? शरीर की जो बनावट होती है धारा रेखीय किसको बोला जाता है? ये देखिए, आगे से और पीछे से इनका जो शरीर है वो नुकीला होता है और बीच से चौड़ा होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? धारा रेखीय। उनकी यही आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। यह शल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति से भी सहायक हैं। मतलब यही जो शल्क होते हैं उनके, वो उनको क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं और साथ साथ पानी में तैरने में उनकी सहायता करते हैं। मछली के पंख एवं पूंछ जो है वो चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली के गिल मतलब कि क्लोम होते हैं, उसे जल में श्वास लेने में सहायता करती है। तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो वो लेती है उसके गिल की सहायता से। ठीक है। और कौन सी ऑक्सीजन का प्रयोग करती है वो सांस लेने के लिए? जो जल में विलीन हुई होती है, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, उसकी सहायता से मछली सांस लेती है। हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती हैं तथा ऊंट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती हैं। तो हमने क्या देखा कि जो भी पेड़ पौधे हैं या फिर जो भी सजीव हैं या कुछ भी है, वो किसी भी परिवेश में अगर रह रहे हैं तो वो उनकी जो संरचनाएं हैं वो उनको वहां रहने में सहायता करती हैं। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिसमें वे पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? अनुकूलन। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश में प्रति अलग रूप में अनुकूलित हो सकते हैं। किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? आवास। ठीक है, रहने का स्थान। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। जैसे कि हम सबके घर होते हैं, उसी तरह से सभी जो सजीव हैं उनके कोई ना कोई आवास होते हैं। जैसे पक्षी हैं, उनका घोंसला होता है। ठीक है ना। इसी तरीके से सब चीजों के लिए अपना एक आवास स्थान होता है और वो उसी पर निर्भर होते हैं। आवास का अर्थ है वास स्थान, एक प्रकार का घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं।
स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं को बोलते हैं स्थलीय आवास। वन, घास के मैदान, मरुस्थलीय, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियां एवं समुद्र जहां पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं उनको हम बोलेंगे जलीय आवास। मतलब जो जल में रहते हैं वो जलीय आवास और जो स्थल मतलब धरती पे रहते हैं वो स्थलीय आवास। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। ठीक है, जो जीव होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? जैव घटक। और जैसे कि चट्टान, मिट्टी ये निर्जीव हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? अजैव घटक। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश में अजैव घटक हैं। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे की बनने की प्रक्रिया कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करें। एक्टिविटी 2, अध्याय 1 मतलब कि लेसन 1 में किए गए एक्टिविटी 5 को स्मरण कीजिए। देखो भाई, ये जो मतलब क्लासेस होती हैं ऑलमोस्ट 7th 8th 9th तक, इसमें क्या होता है कि आप जो फर्स्ट लेसन में करते हो वो सेकंड में कहीं ना कहीं रिलेट करता है, सेकंड करते हो वो थर्ड में रिलेट करता है। ठीक है ना। तो अब देखो, जैसे हम लेसन 9th कर रहे हैं और उसमें आपको लेसन 1 के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, उसको याद करने के बारे में बोला जा रहा है। तो इसी तरीके से सब कुछ मतलब आपका एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। तो आप हर एक वीडियो को, पीछे वाली वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपने क्लास में या फिर कहीं रीड कर रखी है तो वो बात ठीक है, लेकिन आपको पीछे के लेसन से में क्या चल रहा है वो आपको पता जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अब आएगी जो आगे जो भी बात बोलेगी बुक, तो उसको ये होना चाहिए ना आपको कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। ठीक है, एटलीस्ट वैसे याद ना रहे कि लेसन में क्या था, तो वर्ड देख के या फिर कोई सेंटेंस देख के या क्वेश्चन देख के या कोई उस तरीके का टॉपिक मिलता जुलता देख के आपको ये जरूर याद आ जाना चाहिए कि हाँ मैंने ये चीज पढ़ ली है। ठीक है, तो इसलिए अगर जिस भी बच्चे ने लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो लास्ट वीडियोस भी देख ले। तो चलिए अब हम करते हैं इस एक्टिविटी में। मूंग के बीज से अंकुर निकल जाता है, अर्थात वे अंकुरित हो गए हैं। यह बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ है। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए। कुछ बीजों को का एक ढेर को अलग रख दें तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटें। उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबोकर रख दें। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल न हिलाएं। बीजों में से एक भाग का धूप वाले कमरे तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दें, जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं जाती। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, या उनके चारों ओर बर्फ लगा दें। इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल से नम रखें तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं? क्या सभी 5 भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखते हैं? क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं? वास्तव में ये अजैव कारक भी सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो हमने एक्टिविटी 2 से क्या समझा बच्चे? हमने ये समझा कि जो सजीव और निर्जीव है ना वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। कहीं ना कहीं सजीव निर्जीव पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए। अब जैसे खाना है तो ये अजैव घटक से ही आया है ना। हमें यहाँ क्या देखने को मिला कि अंकुरण वहीं पे होगा जहां पर ठीक मात्रा में ऊष्मा होगी, जल होगा, प्रकाश होगा और वायु होगी। हालांकि ये अजैव घटक हैं, लेकिन इनकी सहायता से उस बीज में अंकुरण होगा। ठीक है, जब उसमें अंकुरण होगा तो वो आगे जाके अनाज बनेगा, तभी तो सजीवों के लिए वो खाने योग्य बनेगा। ठीक है, तो सजीव और जो निर्जीव है वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किसी विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं? यहाँ अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र में अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते वे मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। आइए कुछ आवासों, इनके अजैव घटकों एवं उसमें रहने वाले विभिन्न जीवों के अनुकूलन का अध्ययन करें। विभिन्न आवासों की यात्रा। कुछ स्थलीय आवास हम देखते हैं। पहला है मरुस्थल।
मरुस्थल में अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है, क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। ये आपको फोटो दी हुई है, इसमें क्या दिखा रखा है, बिल में मरुस्थलीय जंतु। ठीक है, मरुस्थल में भी कुछ जंतु क्या होते हैं, नीचे बिल बना लेते हैं और वो वहां रहते हैं। ठीक है, वो उनका आवास स्थान होता है। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को उस परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें पहले हम लेसन में पढ़ चुके हैं कि जो अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं वो जंतु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, स्वयं को किसी भी परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना ही क्या कहलाता है बच्चे, अनुकूलन कहलाता है। सभी परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका अनुकूलन। अब देखिए मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे। मरुस्थल में मोस्टली जो ये कांटेदार पौधे उगते हैं। क्यों उगते हैं कांटेदार, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधे ये आपको दिखाए गए हैं। यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं, मतलब ये किस प्रकार वहां सर्वाइव कर पाते हैं, कैसे ये बढ़ जाते हैं, कैसे रह जाते हैं। ठीक है ना, सूखते नहीं है। तो इनका रीजन क्या है, अब हम वो देखेंगे एक्टिविटी 3 की हेल्प से। गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन थैली से ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार लेसन 7 की एक्टिविटी 4 में हमने पौधों के वाष्पोत्सर्जन के अध्ययन करते समय किया था। गमले में लगे पौधों को धूप में रख दीजिए तथा कुछ घंटे बाद इनका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं, क्या आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियों या तो उन अनुपस्थित होती है, मतलब या तो पत्तियां उनमें होती ही नहीं है, होती हैं तो बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां शूल का रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने पर जल ह्रास, मतलब जल में कमी नहीं आती। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना को आप देखते हैं, वह वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः कहाँ होता है बच्चे, तने में होता है। और हमने वहां देखा था जब जो नॉर्मल जगह पर जो पौधे होते हैं उनमें वो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, पत्तियों में होता है, क्योंकि वो क्लोरोफिल होता है उनमें। उसकी सहायता से, सूर्य के प्रकाश से और जल की सहायता से क्या करती हैं, वो उधर प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाती हैं। और इनका जो प्रकाश संश्लेषण का काम होता है वो कहाँ होता है बच्चे, तने में। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों का जल संरक्षण में सहायता मिलती है। उसे क्या होता है, उनका जो पानी है वो बहुत जल्दी वेपोराइज नहीं होता और वो लंबे समय तक कुछ भी उनके अंदर, जैसे भी उन्होंने पानी को इकट्ठा कर रखा है तो वो लंबे समय तक उसको बचा करके रख लेते हैं और वो उसी पानी से जीवित रहते हैं, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। मतलब जो जड़ें हैं उनको पानी खोजने का काम होता है, वो पानी को मिट्टी से अवशोषित करती हैं ना। तो फिर क्या होगा, मरुस्थल में पानी बहुत गहराई में चला जाता है, बहुत नीचे चला जाता है, तो जो उनकी जड़ें होंगी वो पानी को ढूंढते ढूंढते बहुत गहराई तक चली जाती हैं। फिर है बच्चे पर्वतीय क्षेत्र। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। हिमपात मतलब कि बर्फ पड़ना, ओले पड़ना। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये देखो, इस तरीके के जो पौधे हैं बच्चे, वो बहुत ज्यादा ठंडे क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डिफरेंस देखो दोनों तरह के पौधों में, ये पर्वतीय और ये वाले मरुस्थल। ठीक है, यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं या घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? जो पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं पौधे, क्या हम उनको दूसरी जगह पर देख सकते हैं? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? ये वृक्ष, ये देखो बच्चे, ये आपको फोटो दिखाई हुई है, ये है पहाड़ी तेंदुआ। ठीक है, नीचे दिखाई गई है याक। ठीक है, और ये वाली दिखाई गई है आपको पहाड़ी बकरी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पर्वतीय आवास के प्रति स्वयं को ढाल लेते हैं, उसमें अनुकूलित हो जाते हैं। आई होप कि आपको तीनों चीजें अच्छे से दिख गई होंगी। जो पहाड़ी क्षेत्र के, जो पर्वतीय क्षेत्रों के जो पौधे होते हैं उनकी विशेषताएं बताई गई हैं कि वो सामान्यतः शंक्वाकार के होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं।
इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन भी हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थितियों के प्रति अनुकूल होते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फिर ठंड से उनका बचाव करती है। उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका हुआ होता है। पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उनके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। तो हमने देखा ना, किसी भी स्थान पर, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रकार के पौधे हैं या फिर जंतु हैं, तो उनकी जो अनुकूलन करने की जो क्षमता है, अनुकूलित वो किस प्रकार से हो रहे हैं, तो वो उन चीजों पर ही निर्भर करता है। ठीक है, वो अपने आप ही उनके अंदर भगवान ने दी हुई है कि जो पर्वतों पर जिस तरीके के पौधे हैं, तो वहां सिर्फ किस तरीके के पौधे होंगे, जिनकी जो पत्तियां हैं वो नुकीली होंगी, वो खुद शंकुआकार के होंगे। उसके अलावा आप नॉर्मल मरुस्थल के पौधे अगर आप वहां जाकर के लगाओगे तो वो लगेंगे ही नहीं। ठीक है ना, उसमें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो अपने आप को अनुकूल नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो जंतु जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। अब हम पढ़ते हैं घास स्थल के बारे में। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है। एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमेले हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र देखिए, आगे दिखाती हूँ मैं अभी आपको। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं? क्या वे चेहरे के सामने हैं अथवा पार्श्व हैं? शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं, जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की वह संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती हैं? क्या शेर की यह संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती हैं? उसका मटमेला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसके घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। और ये देखिए, ये आपको शेर की तस्वीर दिखाई हुई है और नीचे आपको हिरण की तस्वीर दिखाई हुई है। ठीक है, दिख गई? शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन से दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं। एक दूसरा जंतु हिरण है जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी शेर जैसे जंतु जो अपना शिकार बनाते हैं की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है, ताकि वह उसका शिकार न बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसे सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती है। तो देखा, जो मतलब इनकी आंखें हैं उनका अलग रीजन है, कान लंबे होने का अलग रीजन है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो इनको अपने जीवन यापन करने के लिए अनुकूलित बनाती हैं। हिरण की तेज गति उसे शिकार से दूर भागने में सहायक होती है। शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रखने के योग्य बनाती हैं। ठीक है बच्चे, लेसन 9 सजीव एवं उनका परिवेश। आज हम इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि फिर आपका जो लेसन है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो जो थोड़ा सा पार्ट बच गया है उसको हम कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी क्वेरी के लिए एक कमेंट करें और मेरे मोटिवेशन के लिए एक लाइक करें। थैंक यू सो मच।